सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स ऑफ मई 23। तो हम आ चुके हैं अपने आईसीआई के मॉक टेस्ट सीरीज 2 के डिस्कशन के साथ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपके लिए आरटीपी के एमसीक्यू के डिस्कशंस डाल दिए हैं और मैंने उससे पहले एमटीपी 1 का भी डिस्कशन आपके लिए डाल दिया है सारे एमसीक्यूज। उससे पहले मैंने इंडिविजुअल जो इंस्टीट्यूट ने 50 एमसीक्यू डाला है वो भी डाल दिए और 25 केस सिनेरियो जो इंस्टीट्यूट ने डाला है वो भी डाल दिए। ठीक है, अब मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ मॉक टेस्ट पेपर 2। ठीक है, इसके बाद मेरा पूरा कमिटमेंट खत्म हो जाएगा आप लोगों के लिए। जितने भी चीजें मुझे करनी थी मैंने कर लिया। एक और चीज मैं करने वाला हूं, मैं अभी थोड़े दिन में 1-2 दिन में अनाउंस करूंगा, वो लास्ट डे एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक केस सिनेरियो डाला इंस्टीट्यूट ने, जो केस सिनेरियो के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके स्लम सेल के प्रोविजंस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्लम सेल का क्वेश्चन है जिसके अंदर 3 यूनिट्स है, उसमें से एक यूनिट दैट इज गामा। गामा को ये लोग सेल कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डाला इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, अब ऑब्वियसली क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पूरा का पूरा सोल्यूशन निकालिए, उसके बाद आप देखिए आपका जो सोचने का तरीका है वो सही है या गलत है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या आंसर सही आ जाता है लेकिन आपका जो प्रोविजन सोचने का तरीका है वो गलत होता है, तो फिर कोई मतलब नहीं, आप कॉन्सेप्चुअली इनकरेक्ट हो फिर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स ऑन स्लम सेल ऑफ यूनिट गामा what would be the deemed cost of acquisition and improvement for the purpose of section 48 and 49 and the resultant capital gains। दो चीज पूछा है यहाँ पर कि यहाँ पर डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ठीक है, और यहाँ पर आपका रिजल्टेंट कैपिटल गेन्स क्या है। कैपिटल गेन्स क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। तो चलिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है स्लम सेल के अंदर, एज पर सेक्शन 50B कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग ट्रांसफर्ड। जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हो उसका नेटवर्थ निकालोगे, वो हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसका नेटवर्थ कैसे निकालोगे, सारे असेट्स जो ट्रांसफर कर रहे हो माइनस सारी लाइबिलिटी जो ट्रांसफर कर रहे हो, वही होता है उसका नेटवर्थ। अब असेट्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहां पर देखना आपके पास क्या क्या असेट्स है। सबसे पहले तो आपके पास लैंड है। अब लैंड का क्या वैल्यू लेना है आपको नेटवर्थ कंप्यूट करते समय, लैंड के लिए आपको बुक वैल्यू लेना है, इसलिए मैंने लैंड का बुक वैल्यू ले लिया। मार्केट वैल्यू, रिवैल्यूड वैल्यू नहीं लेना है, रिवैल्यूएशन ये सब इग्नोर करना है आपका नेटवर्थ निकालते समय। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ये सब, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है। नेटवर्थ निकालते समय ये सारी चीजें काम नहीं आने वाली है। नेटवर्थ निकालते समय आपको उसका बुक वैल्यू लेना है। तो लैंड का मैंने बुक वैल्यू ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब अदर असेट्स, अदर फिक्स्ड असेट्स में, फिक्स्ड असेट्स में और क्या है, फिक्स्ड असेट्स में लैंड के अलावा प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है। सर उसका क्या वैल्यू लेना है, उसका वैल्यू आपको इनकम टैक्स की डब्ल्यूडीवी लेना है, बुक वैल्यू नहीं। तो इनकम टैक्स की डब्ल्यूडीवी 615, तो वो 615 मैंने ले लिया। और उसके अलावा जो भी असेट्स है वो सारे असेट्स, अदर असेट्स का आपको बुक वैल्यू ले लेना है। ठीक है, तो लैंड का बुक वैल्यू, लैंड का बुक वैल्यू, डेप्रिशिएबल असेट्स का इनकम टैक्स की डब्ल्यूडीवी और बाकी दूसरे असेट्स का भी बुक वैल्यू, तो वो मैंने ले लिया। लाइबिलिटी के लिए भी आपको बुक वैल्यू लेना है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी अगर कुछ है तो वो इग्नोर कर देना है, क्वेश्चन में कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी है नहीं। ठीक है, तो 135 लाख का आपका लाइबिलिटी है, तो ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये आपका आ गया नेटवर्थ। ठीक है, ये नेटवर्थ आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी बोलना है बोलो, 1155। ठीक है, अब सेल कंसिडरेशन भी तो निकालना है। एफईसी कैसे निकालते हो स्लम सेल के अंदर, लंबा चौड़ा तरीका है। FMV1 कंपेयर विद FMV2 व्हिचएवर इज हायर। FMV1 क्या होता है, जो असेट आप ट्रांसफर कर रहे हो उसकी FMV। FMV2 क्या होता है, जो आपको पैसा मिल रहा है और असेट मिल रहा है वो FMV2 होता है। तो सबसे पहले FMV1 निकालते, आप जो असेट ट्रांसफर कर रहे हो उसमें सबसे पहले क्या ट्रांसफर कर रहे हो, लैंड एंड बिल्डिंग। अब जब एफएमवी निकालते हो ना तो लैंड एंड बिल्डिंग की अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है, तो अब आप बुक वैल्यू नहीं ले सकते हो। एफएमवी निकालते समय लैंड एंड बिल्डिंग की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 130 लाख। देखो यहाँ पर, तो मैंने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 130 लाख ले लिया। अब जब एफएमवी निकालते हो ना तो प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू लेना है। अब इनकम टैक्स की डब्ल्यूडीवी नहीं लेना है, वो आपको नेटवर्थ निकालते समय लेना है। जाकर चेक कर लेना, रूल 11 यूएई, रूल 11 यूएई के अंदर सारा का सारा डिटेल दिया गया। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का क्या लेना है आपको, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू, ठीक है, अदर असेट्स का भी बुक वैल्यू, लाइबिलिटीज का भी बुक वैल्यू। ठीक है, और यहां पर आपको एफएमवी आ जाएगा 1270। ठीक है, 1270 एफएमवी आ जाएगा। एफएमवी 1 है ये। एफएमवी 2 क्या है, एफएमवी 2 ये है कि आपको कितना पैसा मिला। मुझे पैसा मिला है 1320, तो एफएमवी 2 हो गया मेरा 1320। दोनों में से जो भी हायर है वो मेरा बन जाएगा सेल कंसिडरेशन। देयरफॉर मेरा सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 1320। 1320 सेल कंसिडरेशन है। कॉस्ट मैंने ऑलरेडी निकाला है 1155, तो मेरा आंसर आ जाएगा 165 लाख। और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा। काई को सर, इसलिए शॉर्ट टर्म होगा
क्योंकि यूनिट 2021 में सेटअप हुआ था और मैं इसको ट्रांसफर कभी कर रहा हूं 2022 में। तो 36 महीने के अंदर अगर आप यूनिट को ट्रांसफर कर देते हो, 36 मंथ्स के अंदर अगर यूनिट को ट्रांसफर कर देते हो तो आपका गेन क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म हो जाता है। 36 मंथ्स के बाद ट्रांसफर करोगे तो लॉन्ग टर्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर अपना पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। पहले क्वेश्चन के अंदर ही मेन कैलकुलेशन था, बाकी सारे क्वेश्चंस में इतना कैलकुलेशन नहीं है। अब व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑन कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन स्लम सेल ऑफ यूनिट गामा। अब देखो ये जो है ये 1 करोड़ 65 लाख का एसटीसीजी है। अब एसटीसीजी पे क्या टैक्स रेट लगता है, देखो एसटीसीजी में दो टैक्स रेट है। अगर ट्रिपल वन ए वाला है तो 15%, ट्रिपल वन ए को छोड़ के कोई और एसटीसीजी है तो नॉर्मल रेट जो है आपका जो रेट है वो लगेगा। तो अब इस कंपनी का नॉर्मल रेट क्या है, देखो इस कंपनी के पिछले साल का टर्नओवर है ना 12,95,000 टू 1,295 लाख से 1,295 लाख मतलब 12 करोड़ 95 लाख से। अगर किसी कंपनी का पिछले साल का टर्नओवर 12.95 करोड़ है, 1,295 लाख 12.95 करोड़ होता है। और ये कंपनी 115 BAA ये सब भी नहीं फॉलो कर रही है। ठीक है, ये सब वो स्पेशल प्रोविजंस को फॉलो नहीं करना है। तो पिछले साल का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अब इसको कितना टैक्स रेट लग जाएगा, 25% का टैक्स रेट लग जाएगा। तो 25% टैक्स रेट लगेगा, हाँ लगेगा। प्लस क्योंकि इसका प्रॉफिट, क्योंकि इसकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है तो 7% सरचार्ज, क्योंकि 165 लाख कितना होता है 1.65 करोड़, तो 7% सरचार्ज 4% सेस, तो इसका आंसर आ जाएगा 45,90,300 रुपीज। ठीक है, तो ये इसका टैक्स का कंप्यूटेशन है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है कि अज्यूम करो कि गामा 2010 में सेटअप हुआ था, 2021 में नहीं। अगर वो 2010 में सेटअप हुआ था 2021 में नहीं, तो ये जो गेन है अब वो बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। यस और नो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएगा। एक और सवाल बोलता है कि अज्यूम करो सेल कंसिडरेशन 3,000 है, 1,320 नहीं, 1,320 नहीं है। तो चलो ठीक है 3,000 मान लेंगे। तो 3,000 तुम्हारा सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,155, वो तो आपने पहले ही निकाला है। तो ये आपका 1845 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। इंडेक्सेशन क्यों दिया है, भाड़ में जा इंडेक्सेशन, स्लम सेल के केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इंडेक्सेशन इज नेवर अलाउड इन केस ऑफ स्लम सेल, तो वो कंफ्यूजन के लिए दिया है, तो उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, तो 1845 आपका अब क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। 3,000 क्यों लिया, क्वेश्चन बोलता है 1320 के जगह पे सेल कंसिडरेशन 3,000 ले लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो सेम ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे कितना टैक्स लगता है, 20% टैक्स लगता है। प्लस अब 1845 लाख है आपका क्या, आपका गेन, मतलब 18 करोड़ 45 लाख है। तो 18 करोड़ 45 लाख पे कितना टैक्स आएगा, 20% टैक्स। और अब 18 करोड़ 45 लाख से तो सरचार्ज कितना लगेगा, 12%, क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो 12% सरचार्ज, 4% सेस। तो ये आपका आंसर आ गया 429.81 और ये 1845 आपका क्या हो गया, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द मैट, मैट कितना होगा अगर डेल्टा आईएफएससी के अंदर लोकेटेड है एंड डिराइव इट्स इनकम सोनली इन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। देखो मैट बुक प्रॉफिट पे लगता है, इनका बुक प्रॉफिट 400 लाख है, 400 लाख मतलब 4 करोड़। तो अगर कोई यूनिट आईएफएससी के अंदर है, फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करती है, तो उसका मैट का रेट है 9% इंस्टेड ऑफ 15%। बाय डिफॉल्ट मैट 15% है, बट अभी आईएफएससी वालों के लिए 9% है, आप सबको पता है। प्लस क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट है, 1 करोड़ से ज्यादा टोटल इनकम है, तो 7% सरचार्ज भी लगेगा, 4% सेस भी लगेगा। देयरफॉर इस पर्टिकुलर एसएससी का टैक्स कितना आ जाएगा, 40,06,080 रुपए। चेक कर लो टैक्स कैसे आया, 4 करोड़ रुपए के ऊपर 9% टैक्स और 7% सरचार्ज और 4% सेस, तो ये आ गया आपका टैक्स। ठीक है, और अगले आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर डेल्टा कंपनी आईएफएससी के अंदर है और अगर वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है तो क्या होगा, ना ही कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा। देखो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कॉन्सेप्ट तो वैसे ही निकल गया है, लेकिन यहां पर शेयर होल्डर्स के हाथ में भी चीजें एग्जेम्प्ट होती है, एग्जेम्प्ट होती है, एग्जेम्प्ट होती है। आईएफएससी की कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है तो वो शेयर होल्डर्स के हाथ में भी एग्जेम्प्ट होती है, कंपनी भी उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं भरेगा और शेयर होल्डर भी उस पर टैक्स नहीं भरेगा, नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। यह है आपका पहला क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। स्पेशली द पहला वाला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा था, बाकी सारे क्वेश्चन तो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या टेस्ट किया उन्होंने, सेक्शन 50B टेस्ट किया है, सरचार्ज का नॉलेज टेस्ट किया है, टैक्स रेट टेस्ट किया है, ये सारी चीजें उन्होंने टेस्ट किया है आपके इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए
अगले केस सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं, केस सिनेरियो 2। इस केस सिनेरियो में क्या हो रहा है? इस केस सिनेरियो में कुछ पेनाल्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। तो चलिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनाल्टी, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाना है। अपन ने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। What is the amount of penalty, if any, would be leviable on MCS Private Limited for availing loan in cash? अब मुझे बताना, कैश में लोन लेने पर पेनाल्टी लगती है कि नहीं लगती है? हाँ लगती है ना, 269 SS अट्रैक्ट होता है और 271 D में पेनाल्टी लगती है, ठीक है। अब कितना कैश में लोन लिया है? 20,000 या उससे ज्यादा कैश में लोगे तो लगेगा, ठीक है। तो देखो यहां पर आपने फॉलोइंग लोन्स लिया है कैश में। पहले 15 अप्रैल को 25 लाख का लोन लिया है तो इस पे पेनाल्टी लग जाएगी, ठीक है। फिर 15 मई को 21,000 रुपए का लोन लिया है तो इस पे लग जाएगी। फिर 15 जून को 11,000 रुपए का लोन लिया है, इस पे नहीं लगेगी, इस पे नहीं लगेगी, क्योंकि लोन कम से कम 20,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए तो ही आपको पेनाल्टी लगती है। तो ये पहले और सेकंड पे लग जाएगी, तो टोटल पेनाल्टी आपको कितनी लगेगी? 25,21,000, क्योंकि 271D क्या बोलता है? जितना भी कैश लोन लोगे उतनी पेनाल्टी लगती है। अब कैश लोन कितना ले रहे हो आप? 25,21,000 रुपए का कैश लोन ले रहे हो तो 25,21,000 रुपए की आपको पेनाल्टी लग जाएगी, ठीक है। तो यहां पर पहले क्वेश्चन के अंदर 25,21,000 रुपए की पेनाल्टी लग रही है 271D के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपने ऑलरेडी कैश लोन या कोई भी लोन लेके रखा है, अगर आपके पास ऑलरेडी 20,000 या उससे ज्यादा आउटस्टैंडिंग लोन है सामने वाले के नाम का, मिसाल के तौर पर मैंने आपसे 50,000 रुपए का लोन ले लिया, अब मैं आपको एक बूटी कौड़ी भी कैश में रीपे नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यही बोल रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनाल्टी लेविएबल ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन टू मिस्टर ए। अब मिस्टर ए को आप लोन रीपे कर रहे हो, ठीक है। कितना रीपे कर रहे हो? पहले मिस्टर ए को 8,000 रुपया रीपे कर रहे हो, ठीक है, कैश से, तो इस पे पेनाल्टी लग जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने मिस्टर ए से 25 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है आपकी बैलेंस शीट में। अगर आपकी बैलेंस शीट में मिस्टर ए के नाम का अगर 20,000 भी आउटस्टैंडिंग है ना, एक बूटी कौड़ी भी आप कैश में रीपे नहीं कर सकते हो। आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस या सच इलेक्ट्रॉनिक मोड से रीपे करना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी आपके बैलेंस शीट में 25 लाख रुपया मिस्टर ए का आउटस्टैंडिंग है। अब आप 8,000 रुपया उसको कैश में दे रहे हो तो 8,000 रुपया गलत कर रहे हो, 8,000 रुपए की पेनाल्टी लग जाएगी। 2.5 लाख रुपया आप उसको अकाउंट पे ही चेक से दे रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट पे चेक अलाउड है। और 21,000 रुपया आप उसको आरटीजीएस से दे रहे हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आरटीजीएस अलाउड है। और 15,000 रुपया आप उसको क्रॉस चेक से दे रहे हो, क्रॉस चेक नहीं पसंद है हमको, क्रॉस चेक नहीं चलता है, अकाउंट पे ही चेक चाहिए, सिर्फ क्रॉस चेक नहीं चलेगा। तो ये 8,000 रुपए पे पेनाल्टी लग जाएगी जहां पर मैंने टिक किया हूं, और ये 15,000 रुपए पेनाल्टी लग जाएगी जहां पर मैं टिक किया हूं, जहां मैंने क्रॉस किया वहां पेनाल्टी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, ठीक है। तो चेक कर लो, यहां पर टोटल आपको 23,000 रुपए के ऊपर पेनाल्टी लगने वाली है, चेक कर लेना, ठीक है। कैसे? 23,000, 8,000 और 15,000, 23,000 रुपए पेनाल्टी लग जाएगी। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, has MCS Limited has violated any provision of Income Tax Act while receiving payment from Mr. Shyam and Mr. Akhil? If yes, what is the amount of penalty which MCS Limited is liable to pay? अब MCS ने क्या पेमेंट लिया है? देखो, अखिल से 2 लाख रुपया लिया है उसने। कैसे लिया है? बेरर चेक से। नहीं चलेगा। आप किसी भी बंदे से 2 लाख या उससे ज्यादा अगर ले रहे हो तो आपको अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, ईसीएस या सच इलेक्ट्रॉनिक मोड से लेना है। ये साफ साफ लिखा है सेक्शन 269 एसटी के अंदर। कहां लिखा है? 269 एसटी के अंदर, टीडीएस के चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये गलत कर रहे हो आप, तो यहां पर आपको पेनाल्टी लग जाएगी। अच्छा, अंकित से 90,000 रुपया कैश में ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 90,000 रुपया अगर मैंने किसी को सामान बेचा और कैश में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख रुपए की लिमिट है। 2 लाख या उससे ज्यादा किसी से कैश में ले रहे हो तो फंस जाओगे। तो अब पहले वाला केस में शाम से जो ले रहे हो वो चल जाएगा, लेकिन अंकित से जो ले रहे हो उस केस में सॉरी शाम से जो ले रहे हो वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि वो बेरर चेक है 2 लाख का। लेकिन अंकित से जो ले रहे हो वो चल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर यस, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 269 एसटी ऑन रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम शाम से जो पैसा ले रहे हो उस पर लगेगा आपको पेनाल्टी। कितनी? जितना भी कैश में पैसा ले रहे हो या जितना भी बेरर चेक में पैसा ले रहे हो उतनी पेनाल्टी लग जाएगी। लेकिन अखिल से जो पैसा ले रहे हो उस पर पेनाल्टी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर AY 23-24? ये पहला सवाल है। एंड द अमाउंट ऑफ पेनाल्टी लेविएबल इफ द कंपनी डज नॉट फाइल इट्स टैक्स ऑडिट रिपोर्ट विद इन द ड्यू डेट। अब सुनो जरा बेटा, अब यहां पर ये कंपनी है ना, कंपनी के लिए क्या होता है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न? 31 अक्टूबर होता है, ठीक है। 31 अक्टूबर के 1 महीने पहले उनको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरना है। तो कंपनी को कब तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरना है? 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक अगर कंपनी ने अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं भरी तो क्या होगा? देखो, रिटर्न के 1 महीने पहले भरना होता है ना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो अगर रिटर्न अक्टूबर में भर रहे हो, 31 अक्टूबर का ड्यू डेट है, तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ड्यू डेट क्या हो जाएगा? 30 सितंबर।
अगर आपने 1 महीने पहले तक नहीं भरा, मतलब 30 सितंबर तक नहीं भरा, तो क्या होगा? तो पेनाल्टी लगेगा 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। अब देखो उसका टर्नओवर तो बहुत ज्यादा है, इसका टर्नओवर क्वेश्चन के अंदर दिया है कहीं, तो देखो 70 करोड़ रुपए इसका टर्नओवर है, उसका 0.5% तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या आने वाला है? 1,50,000 ही लोअर आने वाला है। देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1,50,000। चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डाला है। सबसे पहले यहां पर एक कैपिटल गेन्स का क्वेश्चन डाला है। चलो, इसमें दो लोग हैं, एक विशाल एक गुहा है, और बताया है कि पूछा है कि इनका कैपिटल गेन्स निकालिए, ठीक है। तो विशाल का पहले निकाल लेते हैं। विशाल ने अपना एक घर बेचा है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, 3 करोड़ में, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इंडेक्स कॉस्ट। तो उसका कैपिटल गेन एग्जैक्टली 2 करोड़ आता है। अब याद करो, अगर किसी बंदे का कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है, तो गवर्नमेंट बोलती है, तो उसको सेक्शन 54 में वंस इन ए लाइफ टाइम ऑप्शन है कि वो 2 घर भी खरीद सकता है। याद आता है? अगर आपका कैपिटल गेन्स 2 करोड़ तक है, तो वंस इन ए लाइफ टाइम ऑप्शन है कि आप 2 घर खरीद के भी एग्जेम्पशन ले सकते हो। तो उसने 2 घर खरीदा, एक 70 लाख का और एक 80 लाख का, टाइम के अंदर खरीदा, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर, जो टाइम है उसके अंदर खरीदा। इसलिए मैं इसको 2 घर का एग्जामेशन दे रहा हूं, क्योंकि 54 के अंदर इसको 2 घर का एग्जामेशन मिल जाएगा, ठीक है। साथ साथ में ये 60 लाख रुपीस, देखो 30 लाख एनएचएआई के बॉन्ड में डाल रहा है और 30 लाख आरईसीएल के। 60 लाख रुपीस इसने 54 ईसी में भी डाला है, लेकिन 54 ईसी में 60 लाख नहीं मिलेगा, सिर्फ 50 लाख ही मिलेगा। तो यहां पर ये 50 लाख का उसको यहां पर भी एग्जामेशन मिल जाएगा। तो उस तरीके से अगर आप देखो, 3 करोड़ का उसका सेल कंसिडरेशन, 1 करोड़ का उसका इंडेक्स कॉस्ट, तो 2 करोड़ उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। 2 करोड़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होने की वजह से उसको 2 घर खरीदने का फायदा मिलेगा वंस इन ए लाइफ टाइम। तो उसने 2 घर का एग्जामेशन लिया पहले, और फिर 50 लाख रुपया एनएचआई या आरईसीएल के बॉन्ड का ले लिया। 60 लाख नहीं ले पाएगा, मैक्सिमम 50 लाख। ऐसा करने पर विशाल का कैपिटल गेन्स 0 आ जाता है, ठीक है। अब गुहा की बात करते हैं। गुहा का सेल कंसिडरेशन 4 करोड़ है, गुहा का इंडेक्स कॉस्ट 175 लाख, तो गुहा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 225 लाख। तो गुहा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 2 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको 2 घर खरीदने पे एग्जामेशन नहीं मिलेगा। अब गुहा ने भी 2 घर खरीदा है वैसे, एक 80 लाख का, एक 75 लाख का। तो अब उसको बोलो चूज करो, जो तेरे को ज्यादा बेनिफिशियल है बोले। तो 2 घर का तो एग्जामेशन नहीं मिलेगा, 2 घर का एग्जामेशन सिर्फ 2 करोड़ तक कैपिटल गेन्स होगा तो ही मिलता है। तो गुहा ने 80 और 75 में से ऑब्वियसली 80 लाख वाला एग्जामेशन लेगा वो, क्योंकि उस पर ज्यादा टैक्स बचेगा। और गुहा ने भी 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, तो गुहा को भी 50 लाख रुपए का 54 ईसी में एग्जामेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से गुहा को क्या मिल जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 85 लाख। तो उस तरीके से विशाल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नील हो गया, जो मैंने कैलकुलेशन करके बताया यहां पर। और गुहा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितना हो गया? 85 लाख हो गया। 85 नहीं, इनफैक्ट वो 95 लाख है। वो यहां पर लिखने में गलती हो गई, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन सब सही है, वो 95 लाख है, आप चेक कर लेना। 225 माइनस 80 माइनस 50, ठीक है, वो 95 लाख आता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो आपका है विद रिस्पेक्ट टू विच प्रोविजन, आपके कौन से प्रोविजन पे है? 94B के ऊपर है। अब 94B के अंदर क्या होता है? देखो, अगर आप अपने एसोसिएट एंटिटी से लोन लेते हो, या कोई थर्ड पार्टी से लोन लेते हो और एसोसिएट एंटिटी उसको गारंटी देता है, या कोई थर्ड पार्टी से लोन लेते हो और एसोसिएट एंटिटी उसको मैचिंग अमाउंट डिपॉजिट करता है, ये सारे केसेस में आपको 94B अट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो, आप लोन ले रहे हो, मैं कौन हूं? मैं एक इंडियन कंपनी हूं, मैं पहले अपने एसोसिएट एंटिटी से लोन ले रहा हूं, बी मेरा एसोसिएट एंटिटी है, यस, तो ये इंटरेस्ट तो 94B में आ ही जाएगा। क्या सी मेरा एसोसिएट एंटिटी है? नहीं, लेकिन बी क्या कर रहा है? सी को गारंटी दे रहा है, बी सी को गारंटी दे रहा है, तो बी मेरा एसोसिएट एंटिटी है और बी सी को गारंटी दे रहा है और सी मुझे लोन दे रहा है, तो वो भी 94B में कवर हो जाएगा, डीम्ड लोन के कॉन्सेप्ट में। उसी तरीके से डी मेरा एसोसिएट एंटिटी है, यस, लेकिन ई मेरा एसोसिएट एंटिटी नहीं है, लेकिन डीई को मैचिंग अमाउंट देता है, यहां पर चेक करना 15 करोड़, और फिर वो मैचिंग अमाउंट वो मुझे दे देता है। इस तरीके से ये चारों के चारों इंटरेस्ट 94B में कवर हो जाएंगे, चारों के चारों। बी क्यों होगा? क्योंकि वो तो एसोसिएट एंटिटी से लोन लिया है। सी क्यों होगा? क्योंकि एसोसिएट एंटिटी ने सी को गारंटी दिया है। डी को क्यों होगा? क्योंकि डी तो एसोसिएट एंटिटी है। और ई क्यों होगा? क्योंकि एसोसिएट एंटिटी ने ई को क्या दिया है? ई को मैचिंग अमाउंट डिपॉजिट किया और फिर वो मुझे लोन दे रहा है। तो अब 94B में कितना डिसअलाउ होता है? देखो बहुत सिंपल है, जितना भी इंटरेस्ट पेड है बोर्ड पे देखो 8 करोड़, टोटल मारोगे तो 8 करोड़ का इंटरेस्ट है।
नहीं, हाँ 8 करोड़ है, -30% ऑफ एबिटा। एबिटा कितना है? 10 करोड़। 10 करोड़ का 30% कितना होता है? 3 करोड़। तो टोटल इंटरेस्ट पेड और पेएबल 8 करोड़, -30% ऑफ एबिटा 5 करोड़। कंपेयर विथ व्हाट? टोटल इंटरेस्ट पेड और पेएबल टू द एसोसिएट एंटिटीज, दैट इज 8 करोड़। तो 5 करोड़ और 8 करोड़ विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होगा वो आपका डिसअलाउ हो जाता है। ठीक है, 94B में वो डिसअलाउ हो जाता है। ठीक है, उतना ही डिसअलाउ होता है ना, और क्या। तो आपका जो इंटरेस्ट पेड है इन एक्सेस ऑफ 30% वो 5 करोड़ आता है, और इंटरेस्ट पेड और पेएबल टू एसोसिएट एंटिटी वो 8 करोड़ आता है, विच एवर इज लोअर 5 करोड़ आता है, देयरफॉर 5 करोड़ डिसअलाउ हो जाएगा। चेक कर लो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके रेंज कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल आर्म्स लेंथ प्राइस बी डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग द मीडियन ऑफ द डेटा सेट? देखो, रेंज कॉन्सेप्ट फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपके पास 6 एंट्री होनी चाहिए। अब पहले वाले केस में तो 6 एंट्री है ही नहीं। जब 6 एंट्री है ही नहीं तो रेंज कॉन्सेप्ट तो फॉलो कर ही नहीं सकते हो। अब कप मेथड में तो 5 एंट्री है, तो वहां तो आपको मीडियन, वहां पे आपको अरिथमेटिक मीन लेके मैटर क्लोज करना पड़ेगा। यहां सवाल पूछ रहा है मीडियन कहां लेना पड़ता है। याद करो, मीडियन वो केस में लेते हो जहां पर आपका आर्म्स लेंथ प्राइस 35th परसेंटाइल और 65th परसेंटाइल के रेंज में नहीं बैठता है। अगर उसमें नहीं बैठता है तो मीडियन के ले जाओ। तो उसमें बैठाने के लिए सबसे पहले 6 या उससे ज्यादा एंट्री होनी चाहिए, तो बैठेगा कि नहीं बैठेगा वो चेक करोगे ना। तो कप मेथड के अंदर आप 5 एंट्री है आपके पास, डेटा सेट में सिर्फ 5 ही एंट्री है, तो फिर तो रेंज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। यहां तो मीडियन का सवाल ही नहीं उठेगा। नेक्स्ट, आरपीएम और टीएनएमएम में आपके पास 6-7 एंट्री है और आपका जो आर्म्स लेंथ प्राइस है वो रेंज में बैठ रहा है। अगर वो रेंज में बैठ रहा है 35th और 65th परसेंटाइल में, तो मीडियन लेने की जरूरत नहीं है। मीडियन कब लेना होता है? जब वो रेंज में नहीं बैठता है। तो रेंज में अगर नहीं बैठता है तो मीडियन लेना है। तो देखो यहां पर कॉस्ट प्लस मेथड है, यहां पर 8 आइटम्स है, 8 एंट्रीज है, और वो 35th परसेंटाइल और 65th परसेंटाइल के रेंज में नहीं बैठ रहा है। अब वो नहीं बैठ रहा है तो यहां पर आपको मीडियन लेकर आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना पड़ेगा। देयरफॉर ये फर्स्ट केस में जरूरत नहीं है मीडियन, क्योंकि 6 से कम एंट्री में मीडियन का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। सेकंड और थर्ड केस में भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर ऑलरेडी आपका आर्म्स लेंथ प्राइस विद इन द रेंज ऑफ 35th और 65th परसेंटाइल है तो मीडियन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाले केस में आपके पास 6 या 6 से ज्यादा एंट्री है और आपका रेंज में नहीं बैठ रहा है, तो यहां पर क्वेश्चन ऑफ मीडियन विल अराइज। यहां पर आपको मीडियन लेना पड़ेगा। देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ओनली 4, ओनली 4, ओनली 4। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है एफआईआई के ऊपर। अब एफआईआई के लिए गवर्नमेंट ने अलग से सेक्शन बनाया है 115AD। अब ये एफआईआई दो इनकम कमा रहा है। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कमा रहा है लिस्टेड शेयर्स पे, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, तो उस पे 50 लाख पे 15% टैक्स भर देगा, क्योंकि 115AD के अंदर जाकर चेक कर लेना। 115AB AC AD 3 सेक्शन लाइन से किया था हमने, उसमें जाकर चेक कर लेना कि आपका जो STCG है ट्रिपल बनने वाला, उस पे 15% टैक्स लगता है। और 194LD वाला जो इंटरेस्ट है, 194LD वाला इंटरेस्ट है, उस पे 5% टैक्स लगता है, जाकर चेक कर लेना। ठीक है, 115AD। तो यहां पर आपको 15% का टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में, और यहां पे जो इंटरेस्ट इनकम है उस पे 5% का टैक्स। ये दोनों टैक्स निकालने का, उसके बाद उस पे 4% सेस मारने का। क्यों? क्योंकि इनकम 1 करोड़ से कम है तो सरचार्ज नहीं आएगा, सिर्फ सेस आएगा। 50 + 25 75 लाख हुआ ना, 1 करोड़ से कम है। कंपनी को कब लगता है सरचार्ज? 1 करोड़ के ऊपर लगता है फॉरेन कंपनी को 2% सरचार्ज, 10 करोड़ के ऊपर 5%, यहां सरचार्ज नहीं आएगा। तो उसमें 4% सेस मारोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यहां पर सुरेश क्या कर रहा है? सुरेश एक बायर है और ये पेटल LLP एक सेलर है। अब बायर का पिछले साल का टर्नओवर देखो 7 करोड़ है। ठीक है, बायर का पिछले साल का टर्नओवर 7 करोड़ है और सेलर का पिछले साल का टर्नओवर 12 करोड़ है। देखो, अब अगर बायर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो बायर को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा। ठीक है, सेलर विल कलेक्ट द टीसीएस। अब सेलर की जिम्मेदारी है टीसीएस कलेक्ट करना, बायर को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है ऐसे केस में, सेलर विल कलेक्ट द टीसीएस। अब जब सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा तो वो क्या चेक करेगा? वो चेक करेगा कि सामने वाले को मैंने 50 लाख से ज्यादा का सामान बेचा कि नहीं बेचा। देखो, बायर क्यों नहीं कलेक्ट करेगा, डिडक्ट कर रहा है टीडीएस? क्योंकि बायर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, तो बायर तो बच गया। अब लेकिन सेलर का पिछले साल का टर्नओवर 12 करोड़ है, तो सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा अगर वो 50 लाख से ज्यादा सेल करता है तो सेलर ने कितना सेल किया है? 55 लाख। अब सेलर ने जब बायर को सेल किया ना, तो सेलर ने बायर को बोला पैन दे, तो बायर बोलता है मेरे पास पैन नहीं, आधार ले लो। तो बायर ने आधार दे दिया। तो आधार चलता है क्या?
चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार भी देगा तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाला नहीं है, आधार इज सफिशिएंट। तो अब उसने 50 लाख रुपए का सामान आपसे खरीदा, आपने उसको 55 लाख रुपए का सामान बेचा, तो 5 लाख रुपया एक्सेस अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट होता है, याद करो। तो 5 लाख रुपए के ऊपर 0.1% टीसीएस सेलर को कलेक्ट करना पड़ेगा, जो कितना आ जाएगा 500 रुपया, ठीक है। कोई ज्यादा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आधार इज सफिशिएंट। पैन भी नहीं देगा, आधार भी नहीं देगा, तो फिर 1% काटना, 1% कलेक्ट करना पड़ता है, जाकर चेक करना। पैन भी नहीं देता है, आधार भी नहीं देता है, तो 1% कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर उसने पैन नहीं दिया तो क्या हुआ, आधार दे दिया ना, आधार इज ए सफिशिएंट कंप्लायंस, ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वन लास्ट क्वेश्चन ओवर हियर, क्या है? मिस्टर ए 59 ईयर्स है, उन्होंने 9 लाख रुपए की लॉटरी कमाई। मिस्टर बी 50 साल है, उन्होंने 8 लाख रुपए की लॉटरी कमाई। अब अपने को पता लगाना है, उनका टीडीएस भी बराबर से कट गया है 194 बी में, और उनका सिर्फ यही सोर्स ऑफ इनकम है और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं। अपने को बताना है कि क्या भाई उनको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत है कि नहीं है। देखो एडवांस टैक्स किसको भरना होता है मालूम? जिसका टैक्स पेबल 10,000 या उससे ज्यादा है, उसको एडवांस टैक्स भरना मैंडेटरी है। जिसका भी टैक्स पेबल 10,000 या उससे ज्यादा एडवांस टैक्स भरना मैंडेटरी। अब सुनो जरा, ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। मिस्टर ए की टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी मालूम? मिस्टर ए की कितना कमाया उसने? 9 लाख। 9 लाख पे कितनी टैक्स लायबिलिटी आएगी? 30% टैक्स प्लस 4% सेस, 31.2। तो आंसर आता है 2,80,800। लेकिन टीडीएस कितना कटता है? टीडीएस सिर्फ और सिर्फ 30% कटता है, सेस वैस इंक्लूड होकर टीडीएस नहीं कटता है। तो टीडीएस कितना कटा होगा उसका? 2,70,000। 9 लाख का 30%, सेस थोड़ी काटता है सामने वाला, वो सेस अपने को जेब से भरना पड़ता है। अब देखो उसका पेबल कितना आता है, पेबल 10,000 से ज्यादा है कि नहीं है ना सर? तो अब मिस्टर ए को क्या करना है? एडवांस टैक्स भरने के लिए लायबल है। अब मिस्टर बी ने कितना लॉटरी कमाया? 8 लाख रुपए की। 8 लाख रुपए के ऊपर 31.2 का उसका टैक्स लायबिलिटी आएगा, तो 249,600 आता है। टीडीएस कितना कटा होगा? सिर्फ 30%, सेस वैस नहीं कटता है टीडीएस के तौर पे। कौन बनेगा करोड़पति वाला? सेस नहीं काटेगा आपका। तो यहां पर आपका 30% का टीडीएस कटा होगा, 2,40,000। तो अब यहां पर 249,600 आपकी टोटल लायबिलिटी है, उसमें से 2,40,000 आपका ऑलरेडी कट गया। तो टैक्स पेबल कितना है? 10,000 से कम है, 9,600। तो इसको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। तो मिस्टर ए इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स, बट मिस्टर बी इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स, ठीक है। तो ये है आपका मॉक टेस्ट पेपर 2। आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर इसका भी एक बार एक वीडियो बना दो, तो देखो जल्द से जल्द मैंने इसका वीडियो बना दिया। 25 मिनट के अंदर मैंने इसको सारे के सारे 15 के 15 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय, जल्दी से और अच्छे से इसको पढ़ो। मॉक टेस्ट पेपर देख के जाना, मॉक टेस्ट 2 भी देख के जाना, मॉक टेस्ट 1 भी देख के जाना, और आरटीपी भी देख के जाना, और पिछले अटेम्प्ट्स के भी आरटीपी मॉक टेस्ट अच्छे से देख कर जाना। आपका 50% से ज्यादा पेपर पिछले 4-5 अटेम्प्ट के आरटीपीस और मॉक टेस्ट पेपर में से ही आता है, ठीक है। तो चलो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।